कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले कि मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करूं, हम पहले इस क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या हमें स्टडी करना है। पॉइंट नंबर 1, वी मस्ट नो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। हमें मालूम होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज है। नंबर 2, हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड नंबर पे इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे और फोर्थ नंबर पे हम इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो दीज आर द 4 थिंग्स विच वी नीड टू नाउ। जिसमें पहला फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हम जानेंगे क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा हम प्रूव करेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और फिर हम इसे एक मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट कर। तो चले स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। फिर से नोट कर लें, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच a liquid substance get converted into solid state, that is freezing point। लेकिन हम यहां पे जो डेफिनेशन लिख रहे हैं जरा ध्यान रखिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच solid and liquid state of a substance have same vapor pressure। तो समझिए इसे क्या कहा मैंने कहा कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर, अगेन वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट किसी भी सबस्टेंस की उसका सेम वेपर प्रेशर होगा। जिस टेम्परेचर पे दोनों का प्रेशर, वेपर प्रेशर सेम हो जाए उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। चले एग्जांपल लेते हैं। मैंने वाटर ले लिया, ये लिक्विड स्टेट में, मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा, मैंने इसका टेम्परेचर 2 तक पहुंचाया, ये अभी भी लिक्विड था। मैंने इसका 1 तक ले लिया, ये फिर भी लिक्विड था। जब मैं इसको 0 तक पहुंचाता हूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो ट्रिपल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या मतलब है कि यहां पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कुछ तो सॉलिड रहता है और कुछ ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो दोनों का रहता है सेम। और इस टेम्परेचर को, दैट मीन 0 डिग्री को हम क्या कह देते हैं, 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। चले अब हम चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। मैंने कहा व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a pure solvent। pure solvent, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड को मैं ऐड कर रहा हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड, मतलब इसमें नमक डाल दिया। इससे क्या होगा, नमक से हमें पहले ही पता था जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। वेपर प्रेशर घट गया। अब वेपर प्रेशर घटने से क्या हो गया, हमने कहा था अगर ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था,
जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं है तो तब ये फ्रीज कितने पर हो रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0। लेकिन जब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर इसका जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, जिस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेंज होगा। अब क्या होने लगेगा, ये 0 की जगह -5 डिग्री पे क्या होने लगेगा, फ्रीज। पहले कितने पे हो रहा है, 0 डिग्री पे। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया अब कितने पे हो रहा है, -5। तो मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो लो हो गया, घट गया, कम हुआ। अगर एक सबस्टेंस से 5 डिग्री पे वो क्या हो जाता था, सॉलिड बन जाता था, फ्रीज हो जाता था। मैंने उसमें थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब वो कितने पर होने लग गया, एक डिग्री पे होने लग गया। तो पहले 5 था, अब 1 हो गया, घट गया ना इसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के घटने को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही पॉइंट में लिख रहा हूं, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure decrease, its vapor pressure decrease, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो उस वजह से क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका जो है चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू चेंज इन, डिक्रीज इन मतलब कम हो रहा है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीज, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया, लवर हो गया। दिस लवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस lowering in vapor pressure is known as depression in freezing point। इसी को हम कहते हैं भाई लो हो जाना, डिप्रेस हो जाना, डिप्रेशन आ जाना, घट जाना किसका, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ये आ गया हमारे पास व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 2 हमने समझ लिया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या। अब चलते हैं हम इसकी एक हम मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन कर लेंगे, इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। मैं पहले बिगनिंग में कह चुका हूं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट होंगे। पहला फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, नंबर 2 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, नंबर 3 इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। तो चले इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होना प्रूव करते हैं। इफ, अगर मैं क्या करता हूं, इफ T naught be the freezing point of a pure solvent। मैंने जो एग्जांपल दी है मैं उससे सामने रख लेता हूं। मैंने वाटर लिया था, वाटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट मेरे पास कितना था, वो था 0। इसको मैं लिख रहा हूं अब T naught, ठीक है, एंड लेट TF be the freezing point after adding non-volatile solute। जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लिया तो कम हो गया ना, मतलब -5 हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं TF, ठीक है। अब जरा मैं बता रहा हूं, पहले 0 था अब -5 हो गया, डिक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम बताएं कितना कम हुआ है, कितना सा डिप्रेशन आया, कितना सा डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर, वो कैसे निकाले हम। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is given by delta TF is equal to T naught minus TF। इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। मैं बता रहा हूं पहले अगर इसका 5 था बाद में 2 हो गया, ठीक है, घट गया है। कितना घटा है, 5 - 2 कर लेंगे तो कितना आ गया, 3 घट गया है ना। तो सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, T naught minus TF कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, दैट विल बी, दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये इक्वेशन अब हमारे पास आ चुकी है, ये हमें बता रहा है इतना होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
अब ये किस तरह से प्रूव होगा कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू प्रूव इट एज अ कॉलिगेटिव। हम जानते हैं, वी नाउ डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, क्योंकि हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन में बताया था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर क्या होता है, दो स्टेट्स का सेम होता है। मतलब इसको हमने रिलेट किया किसके साथ, प्रेशर के साथ। जितना वेपर प्रेशर चेंज होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज होता है। एक और क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ में हम जानते हैं कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही जो है आपके पास क्या होगा, पी चेंज हो जाएगा, वेपर प्रेशर। अब यहां पे एक चीज आ रही है, ये प्रोपोर्शनल है इसके और ये वाला प्रोपोर्शनल है इसके। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू दिस। मैं बता रहा हूं ए और बी जो है वो क्या है, बराबर, ए और बी बराबर है। और सिमिलरली मैं कहता हूं ए और सी भी बराबर है, ठीक। तो क्या बी और सी बराबर होंगे, नहीं होंगे, एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। मैं और शाम की हाइट 6 फुट है, लेकिन मेरी और राम की हाइट भी 6 फुट है, क्या राम और शाम बराबर होंगे, तो एग्जैक्टली होने चाहिए। तो हेंस हमें क्या पता चला कि यहां पे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। काई बी मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलते हैं आगे, डेल्टा टी एफ जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है हम इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो के लगा के काई बी लिख देंगे। ओके, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, के को मैं ऐसे रखूं, मुझे मालूम है मोल फ्रैक्शन काई बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, काई बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम जानते हैं, जब कल के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें सॉल्यूट बहुत कम हो, हेंस ये वाला जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। हम लिख दें अगर, इन केस ऑफ dilute solution Na is greater than Nb। Nb जो है बहुत स्मॉल है, Na बहुत ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू को नेग्लेक्ट किया जाता है। फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के Nb अपान Nb नेग्लेक्ट हो गया Na। तो सिंपल है, हमें ये भी मालूम है, कल भी आप पढ़ चुके हैं, Na इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान एम ए। डब्ल्यू ए स्टैंड्स फॉर वेट, एम स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का यही फॉर्मूला है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एन बी अपान एन ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डब्ल्यू ए अपान एम ए, डब्ल्यू ए अपान एम ए। तीन चीजें डायरेक्टली अगर इस तरह से आए तो ये वाली ऊपर जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, ये क्या हो जाएगा, एम ए, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे और क्या था, एन बी अपान अपान डब्ल्यू ए। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाता है डेल्टा एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए को कहते हैं हम के एफ, और एन बी अपान डब्ल्यू ए। एक चीज मैं और कर लूंगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी, इसको मैं एम कहता हूं। दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि जब भी
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर आ जाए? अगर मोलालिटी, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर आता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर हम लिख सकते हैं एज वी नो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये रहा किस तरह से हमने प्रूव करना था कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें के एफ को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो चलते हैं अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज हाउ टू प्रूव हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। वी नाउ, हम जानते हैं, अभी मैंने एक इक्वेशन लाई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और एन। अब देखिए किस तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम क्या है? मोलालिटी, मोलालिटी किसके बराबर था? एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। ओके, एन बी किसके बराबर होता है? एन बी नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एन बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये हो गया, डब्ल्यू ए साथ में है, डब्ल्यू ए, इसको मैं लाऊंगा इधर, इसको ले लूंगा उधर, यहाँ जो डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एम बी, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इधर आ चुका है, यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए। इसमें जो एम बी है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ए हम लिख रहे थे सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए, बी लिख रहे थे हम सॉल्यूट के लिए। तो सिंपल सी बात है कि ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अगर हमारे पास के एफ मालूम होगा, डब्ल्यू बी मालूम होगा, डेल्टा टी एफ मालूम होगा और ये चीजें होंगी, वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये थी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमने स्टडी किया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द लास्ट वन, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जरा बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? पॉइंट नंबर वन, इसको भी हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस समझ लें कि क्या चीज है ऑस्मोसिस। नंबर टू हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। नंबर थ्री, उसको हम प्रूव करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर फोर, हम उससे करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। तो चार चीजें यहां पर भी हमने सीखनी है, वो कौन कौन सी है? पहला हम देख लेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। जब हमें ऑस्मोसिस पता चलेगा, उससे हम निकालेंगे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर हम निकालेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, और लास्ट में हमने क्या निकालना है? उससे मॉलिक्यूलर मास, जो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कर रहे हैं। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन्स बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, मैं एक सोल्यूशन ले लेता हूं, बल्कि दो सोल्यूशन ले लिए। मैंने इसमें पानी रख दिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर डाल दिया और इसमें मैंने 3 चम्मच शुगर डाल दिया, और इसमें मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले ये बता दें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन व्हिच अलो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, जिससे अगर आपने मीठा पानी रखा है, शुगर मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जा सकते, वाटर ट्रांसफर हो सकता है यहां से। इसमें क्या है? एक तो इसमें पानी है और इसमें क्या है? शुगर के मॉलिक्यूल है, खांड डाला है आपने, सुक्रोज। चलें आप बताएं, इससे जो ट्रांसफर होता है वो क्या ट्रांसफर होता है? ओनली सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट को अलो करती है, ओनली सॉल्वेंट इससे अलो। तो आपको अगर कोई भी पूछ ले कि आप बताएं व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आप कहेंगे
एक ऐसी मेम्ब्रेन विच अलो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, जिससे सिर्फ क्या पास हो सकते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट उससे क्रॉस नहीं हो सकेंगे। इसका जो आर्टिफिशियल फॉर्म है उसको पैराचमेंट पेपर कहते हैं। हमारी स्किन भी सेमी परमेबल है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, वाटर तो बाहर आ रहा है, लेकिन ब्लड और बाकी उसके सेल जो साइल्यूट मॉलिक्यूल है वो कभी इसने अलो नहीं किए बाहर आने के। ओके, अब हम आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आप बताएंगे कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये ज्यादा मीठा है या ये वाला, दिस इज हाई कंसंट्रेशन वाला, क्योंकि इसमें 3 डालें, ये लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो कहां से कहां मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे सालों, फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो। सिमिलरली हम एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैंने यहां पर क्या रखा हुआ है, मैंने यहां पर सॉल्वेंट रखा हुआ है और यहां पर सोल्यूशन रखा हुआ है। क्या मतलब है, इसमें ओनली वाटर है और इसमें वाटर के साथ साथ मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन रहेगा ये क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि यहां से कौन सा मॉलिक्यूल इधर को जाएगा या इधर को आएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे या यहां से यहां। इनका मकसद होता है इक्विलिब्रियम क्रिएट करना, बराबरी। कुदरत भी चाहती है कि हर चीज इक्वालिटी पे रहे, लेकिन हम लोग न होने दें, अलग चीज है, हम प्रेशर लगा के इसको बिगाड़ेंगे। लेकिन पहले तो समझ लेते हैं कि कहां से कहां होगा। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां जाने लगे, सिचुएशन समझिए, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां जाने लगे तो यहां वाटर लेवल बढ़ जाएगा, मतलब ये जितना मीठा था इसकी कंसंट्रेशन और लो होने लगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहां पर शुगर ज्यादा हो जाएगा और पानी कम, क्योंकि पानी वहां चला गया। अगर ये इस तरह से चले तो क्या होने लगेगा, ये तो ऊपर जाएगा लेकिन ये कम मीठा होने लग जाएगा, ये ज्यादा मीठा होने लग जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये बराबर। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉट फ्रॉम हाई टू लो बट ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। या हम कह देंगे देखो सॉल्यूशन से यहां गए तो यहां तो कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। होता क्या है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आने को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन रहेगी, हम अब डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। क्या हमने समझा, द ट्रांसफर ऑफ, या मूवमेंट भी लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम a solution of low concentration to high concentration, low concentration to high concentration, और या तो दूसरी सिचुएशन क्या थी, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल membrane is called osmosis. वेरी सिंपल, कहां क्या हुआ, ट्रांसफर होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, कहां से कहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, या तो फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, किसके थ्रू, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ओके, मैंने समझ लिया। मैंने जो एक सिचुएशन पहले आपके सामने रखी वो क्या थी, यहां तक हमने क्या रख दिया था, इसमें वाटर रख दिया, इसमें से हमने देखा इसमें मैंने 2 रखा था, इसमें 3 चम्मच रखे थे। वाटर मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा है। अगर मैं क्या करना चाहूंगा, मुझे कितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मुझे कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा
उतने से प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेट अस सी, देख लेते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, या तो दो तरह से हम बता सकते हैं। यहां तो पानी बढ़ने लगेगा ना, ऊपर ऊपर जाएगा। अगर मैंने इसको क्लोज रखा होगा, इस तरफ प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। एक अंगूर का दाना जब पानी में गिरता है तो वो क्या होता है, अंदर सोल्यूशन है, बाहर वाटर। वाटर ट्रांसफर होगा किसके अंदर, अंगूर के अंदर। तो अंगूर के अंदर जाने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा और टाइम विल कम जब वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, यहां प्रेशर बढ़ने लगता है। कितना प्रेशर बढ़ेगा, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, HYDRO, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड on solution side, on solution side, or we can say the pressure, the minimum pressure required to, in order to stop the, in order to just stop the process of osmosis is called osmotic pressure। कितना हमें प्रेशर रिक्वायर्ड है इसको रोकने के लिए, या अगर कोई दूसरा तरीका है कि आप बता दें कितना प्रेशर डेवलप होता है सॉल्यूशन साइड में जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहा है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूं कि हमें इस क्वेश्चन में 4 पोर्शन थे। नंबर 1 था ऑस्मोसिस, नंबर 2 था ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों चीजें हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ osmotic pressure is a colligative property, osmotic pressure as colligative property according to Van 't Hoff, Van 't Hoff, pi is directly proportional to v, sorry, pi is directly proportional to ct। समझे, अगर मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फास्ट हो जाती है। मतलब क्या है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना पाई, पाई मींस प्रेशर ज्यादा होगा, तो हम प्रोपोर्शनलिटी से ही लिखते हैं। नंबर 2, जितनी ज्यादा, अगर मैंने यहां 2 रखा था और 3 रखा था, अगर मैं ऐसा ही सेम रख दूं, यहां पे मैं 2 डालूं और यहां 10 कर दूं, उतना ही ज्यादा ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। मोर इज द कंसंट्रेशन, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या पता चला, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और आई कैन से पाई इज इक्वल टू, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू लिखते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है विच इज इक्वल टू आर, एंड आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट ऑफ गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट की है, दो हम इसको सोल्यूशन में लगा चले। बट आल्सो हम जानते हैं C किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, NB अपॉन V। तो मैं अगर कंसंट्रेशन की जगह ये लगा दूं तो कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू NB अपॉन V आर टी। मैंने क्या किया, R और T को सेम रख दिया, C की जगह मैंने NB अपॉन V लगा। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पहले ही डेफिनेशन से ही पता चल रहा था, कोई भी चीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। हमें प्रूव हो गया, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर लास्ट, अब इससे हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। फाइनली देखते हैं
पाई इज इक्वल टू वी नाउ पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी। एन बी की वैल्यू हम पहले ही जान चुके हैं, बहुत बार कर दी। एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू एन बी की जगह में लिख दूंगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहां पर v है, यहां पर r और t है, इसको मैं इधर ले लूंगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा। एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई, इधर आ गया है पाई एंड v। फ्रॉम दिस इक्वेशन डब्ल्यू बी आर टी पाई और v हमें मालूम होंगे तो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद मिलते हैं हम इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।